हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है दूरदृष्टि दोष। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दूरदृष्टि दोष के बारे में बताने वाला हूं कि दूरदृष्टि दोष की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी चाहिए, दूरदृष्टि दोष के क्या कारण हैं, दूरदृष्टि दोष के क्या निवारण है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको लिखवाने वाला हूं, वो भी दोस्तों चित्र सहित। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है दूरदृष्टि दोष। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, दूरदृष्टि दोष में दूर की रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो दोस्तों देखिए, दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर रखी जो भी वस्तुएं होंगी वो तो हमें स्पष्ट दिखाई देंगी, साफ साफ दिखाई देंगी, परंतु निकट की वस्तुएं जो भी होंगी वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, साफ साफ दिखाई नहीं देंगी। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होगा उस व्यक्ति को दूर रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, साफ साफ दिखाई देंगी, परंतु पास की निकट की जो भी वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, साफ साफ दिखाई नहीं देंगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूरदृष्टि दोष के कारण पर कि दूरदृष्टि दोष किन किन कारणों की वजह से होता है। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है दूरदृष्टि दोष के कारण। जब दोस्तों आप इस हेडिंग को डाल लें, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दूरदृष्टि दोष के कारण का सेम इसी प्रकार से चित्र बनाना है। और दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे आप दूरदृष्टि दोष के कारण नहीं समझ सकते, ना ही लिख सकते। तो दोस्तों, आप पहले इस चित्र को ध्यान से समझिए। तो दोस्तों, मैं अब आपको इस चित्र के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, आप ये जो पूरा ये गोला सा देख रहे हैं ना, बड़ा वाला ये गोला सा, ये हमारी रेटिना है। ये क्या दोस्तों? हमारी रेटिना। आप इसे आंख भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? आंख भी कह सकते हैं। दोस्तों, हमारी रेटिना के अंदर एक नेत्र लेंस होता है। क्या होता है दोस्तों? एक नेत्र लेंस होता है। दोस्तों, आप ये जो शीशा सा देख रहे हैं ना, ये हमारा नेत्र लेंस है। ये क्या? हमारा नेत्र लेंस। दोस्तों, हम इसी नेत्र लेंस की सहायता से कोई भी वस्तु देख सकते हैं। यदि ये नेत्र लेंस नहीं होगा हम कोई वस्तु नहीं देख सकते। तो इसका मतलब दोस्तों, ये जो हमारा नेत्र लेंस होता है ये हमारी रेटिना का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी वस्तु नहीं देख सकते, इस नेत्र लेंस के बिना। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है, क्या होती है दोस्तों? फोकस दूरी बढ़ती है और वक्रता कम होती है। दोस्तों, फोकस दूरी क्या काम करती है कि दूर रखी जो भी वस्तु होती है उस वस्तु को नेत्र लेंस को दिखाने में सहायता करती है फोकस दूरी। और दोस्तों, वक्रता क्या होती है? निकट स्थित जो भी वस्तु होती है उस वस्तु को नेत्र लेंस को दिखाने में सहायता करती है वक्रता। तो दोस्तों, फोकस दूरी दूर रखी वस्तु को दिखाने में सहायता करती है, वक्रता निकट स्थित वस्तु को दिखाने में सहायता करती है नेत्र लेंस की। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारी इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है और वक्रता कम होती है तो दोस्तों दूर रखी वस्तु तो हमारी इस नेत्र लेंस को साफ साफ दिखाई देने लगती है, परंतु दोस्तों हमारी रेटिना से 25 सेंटीमीटर की दूरी के अंदर रखी निकट स्थित वस्तु जो होती है वो हमारे नेत्र लेंस को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, वक्रता कम हो जाती है। अब कैसे दिखाई नहीं देती है वक्रता कम होने के कारण हमारी निकट स्थित वस्तु? तो दोस्तों देखिए, जब इसकी फोकस दूरी अधिक हो जाएगी नेत्र लेंस की और वक्रता कम हो जाएगी तो हमारी जो निकट स्थित वस्तु होगी जो कि रेटिना से 25 सेंटीमीटर के अंदर रखी होगी, तो दोस्तों ये निकट स्थित वस्तु से जो दो किरणें निकलेंगी हमारी, क्या निकलेंगी दोस्तों? दो किरणें जो निकलेंगी वो सीधे नेत्र लेंस में प्रवेश करेंगे। किसमें प्रवेश करेंगे? नेत्र लेंस में प्रवेश करेंगे। और दोस्तों, इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण, वक्रता घट जाने के कारण, ये जो दोनों किरणें हैं जब नेत्र लेंस से बाहर निकलेंगी तो ये रेटिना पर न मिलकर रेटिना के पीछे जाकर मिलेंगे, जिसके कारण दोस्तों जो इस वस्तु का प्रतिबिंब है, निकट स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे जाकर बनेगा। कहां जाकर बनेगा दोस्तों? रेटिना के पीछे जाकर बनेगा।
जिसके कारण दोस्तों हमारी ये निकट स्थित वस्तु जो है ये हमारे रेटिना को, हमारी आंख को स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो दोस्तों हमारी दूरदृष्टि दोष का पहला कारण ये है, फोकस दूरी का अधिक बढ़ जाना और वक्रता का कम हो जाना। ये हमारी पहला कारण है दूरदृष्टि दोष का। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, जब इस नेत्र गोलक का आकार छोटा होने लगता है तो दोस्तों निकट स्थित वस्तु जो होती है, जो हमारी रेटिना से 25 सेंटीमीटर की दूरी के अंदर रखी होती है, उसे हम निकट स्थित वस्तु कहते हैं। तो उस वस्तु से जो किरणें निकलती हैं वो पहले नेत्र लेंस में जाकर प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाने के कारण जो नेत्र लेंस से जो किरणें निकलती हैं वो रेटिना पर न मिलकर रेटिना के पीछे जाकर मिलती हैं, जिसके कारण दोस्तों इस निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनता है, रेटिना के पीछे जाकर बनता है, जिसके कारण दोस्तों हमारी रेटिना को निकट स्थित वस्तु दिखाई नहीं दे पाती है। तो दोस्तों ये होता हमारे दूरदृष्टि दोष का दूसरा कारण। तो दोस्तों इन दो कारणों के कारण ही दूरदृष्टि दोष हमारी आंख को होता है, हमारी रेटिना को होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दूरदृष्टि दोष के कारण में लिखना है दूरदृष्टि दोष के दो कारण है। कितने कारण हैं दोस्तों, दो कारण। पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि जब इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है तो हमारी जो निकट स्थित वस्तु होती है, जो रेटिना से 25 सेंटीमीटर दूरी के अंदर रखी होती है, उसे निकट स्थित वस्तु कहते हैं। तो उस वस्तु से जो किरणें निकलती हैं वो नेत्र लेंस में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण जो इससे किरणें निकलती हैं वो रेटिना पर न मिलकर वो सीधे रेटिना के पीछे जाकर मिलती है, जिसके कारण दोस्तों इस निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाकर बनता है, जिसके कारण दोस्तों हमारी आंख को, हमारी रेटिना को वह निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों पहला कारण मैंने आपको यह बताया था। दूसरा कारण है दोस्तों नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था, जब हमारे ये नेत्र गोलक छोटा होने लगता है तो हमारी जो निकट स्थित वस्तु होती है, उस वस्तु से जो किरणें निकलती हैं वो पहले नेत्र लेंस में प्रवेश करती हैं, और नेत्र लेंस में प्रवेश होने के बाद नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाने के कारण जो नेत्र लेंस से किरणें बाहर निकलती हैं वो रेटिना पर न मिलकर रेटिना से पीछे मिलती है, जिसके कारण दोस्तों उस निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाकर बनता है, जिसके कारण दोस्तों हमारी रेटिना को उस निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों दूसरा कारण ये होता है। तो दोस्तों आपको दूरदृष्टि दोष के दोनों कारण समझ में आ गए होंगे कि दोनों कारण क्या है दूरदृष्टि दोष के। अब दोस्तों बात करते हैं दूरदृष्टि दोष के निवारण पर कि दूरदृष्टि दोष का क्या निवारण है। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है दूरदृष्टि दोष का निवारण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष का निवारण। जब दोस्तों आप इस हेडिंग को डाल लें तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सेम इस प्रकार का एक चित्र बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, इस प्रकार का चित्र बनाना है। ये दोस्तों जो चित्र है हमारा, ये दूरदृष्टि दोष के निवारण का चित्र है। किसका चित्र है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष के निवारण का। यदि आप दोस्तों दूरदृष्टि दोष का निवारण करना चाहते हैं तो आपको सेम इस प्रकार का एक चित्र बनाना होगा। फिर दोस्तों आपको इस चित्र को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जब तक आप दोस्तों इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे आप दूरदृष्टि दोष का निवारण नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको इस चित्र के बारे में कुछ बातें समझा देता हूँ। दोस्तों ये जो आप गोला सा देख रहे हैं ना, गोला, ये हमारा रेटिना है। ये क्या है दोस्तों, हमारा रेटिना। और दोस्तों आप ये जो शीशा देख रहे हैं ना रेटिना के अंदर, ये हमारा नेत्र लेंस है। ये क्या है दोस्तों, हमारा नेत्र लेंस है। दोस्तों यही नेत्र लेंस होता है जिसके कारण दोस्तों हम कोई भी वस्तु देख पाते हैं। यदि ये नेत्र लेंस नहीं होगा तो हम कोई भी वस्तु नहीं देख सकते। इसी नेत्र लेंस की सहायता से हम कोई भी वस्तु देख सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अपनी रेटिना के आगे हम एक उत्तल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, उत्तल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, उत्तल लेंस लगाएंगे। तो दोस्तों उत्तल लेंस लगाने के बाद जो हमारी रेटिना से 25 सेंटीमीटर दूरी के अंदर जो हमारी निकट स्थित वस्तु होती है, जिसे हम बिंदु O कहते हैं, तो उस निकट स्थित वस्तु से आने वाली जो किरणें होती हैं वो पहले उत्तल लेंस में प्रवेश करेंगे। किसमें प्रवेश करेंगे दोस्तों, उत्तल लेंस में प्रवेश करेंगे। और उत्तल लेंस में प्रवेश करने के बाद जब वो उत्तल लेंस से निकलती हैं तो सीधे किस में प्रवेश करती है, नेत्र लेंस में प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों, नेत्र लेंस में प्रवेश करती हैं। तो नेत्र लेंस में प्रवेश करने के बाद जब वो नेत्र लेंस से निकलती हैं तो सीधी जाकर रेटिना पर मिलती हैं, अर्थात जो निकट स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधे रेटिना पर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि दोस्तों जब इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और वक्रता कम हो जाती है तो इसके आगे जब हम उत्तल लेंस लगा देंगे तो वह उत्तल लेंस लगने के बाद इस नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी बढ़ जाती है उसे वह फोकस दूरी को कम कर देता उत्तल लेंस, और जो वक्रता कम हो जाती है उस वक्रता को बढ़ा देता है ये उत्तल लेंस।
जिसके कारण दोस्तों निकट स्थित वस्तु से जो किरणें निकलती हैं वह पहले उत्तल लेंस में प्रवेश करती हैं, फिर वो नेत्र लेंस में प्रवेश करती हैं और नेत्र लेंस में प्रवेश करने के बाद वो सीधे जाकर रेटिना पर मिलती हैं, जिसके कारण निकट स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर जाकर बनता है, जिसके कारण दोस्तों ये निकट स्थित वस्तु जो होती है वो हमारी रेटिना को स्पष्ट दिखाई देती है। और दोस्तों जो दूर स्थित वस्तु है हमारी जो एन है ये भी हमारी स्पष्ट दिखाई देने लगती है हमारी रेटिना को, हमारी आंख को, क्योंकि फोकस दूरी जो अधिक बढ़ चुकी है वो कम हो चुकी है, जो वक्रता कम थी वो अधिक हो गई है, बराबर हो गई है, जिसके कारण दूर रखी वस्तु जो एन है वो भी हमें स्पष्ट दिखाई देगी हमारी रेटिना को, और जो निकट स्थित वस्तु है जो निकट रखी है वह भी दोस्तों हमारी रेटिना को स्पष्ट दिखाई देगी। किसके कारण दोस्तों? इस उत्तल लेंस के कारण। तो इस तरीके से दोस्तों आप दूरदृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको दूरदृष्टि दोष का निवारण का चित्र ये समझ में आ गया होगा कि दूरदृष्टि दोष का निवारण का चित्र कैसे काम करता है। अब दोस्तों आपको दूरदृष्टि दोष के निवारण में लिखना है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया था कि उत्तल लेंस किस प्रकार से दूरदृष्टि दोष का निवारण करता है। तो उसी तरीके से दोस्तों आपको लिखना है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह आपको किसमें लिखना है? दूरदृष्टि दोष के निवारण में लिखना है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको दूरदृष्टि दोष का निवारण लिखना है, दूरदृष्टि दोष के कारण लिखने हैं, दूरदृष्टि दोष की परिभाषा लिखनी है, सेम इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको समझाया है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।